नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप सभी लोगों के लिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। QRMPS, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि क्या सिस्टम है ये, क्या स्कीम है ये, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कौन लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं मेरी वीडियोस के लिए और मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये QRMPS स्कीम क्या होती है और कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। QRMPS का जैसे मैंने मीनिंग बताया, QRMPS स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये स्कीम में हम लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं और पेमेंट मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे एसएससी या ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रहा है, 5 करोड़ से कम रहा है, ऐसे एसएससी इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे एसएससी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, ऐसे एसएससी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो लोग इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे इस साल के लिए। इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एसएससी का या टैक्स पेयर का टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा एक सवाल और इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि 5 करोड़ के टर्नओवर कौन सी काउंट करेंगे हम, जो हमारे फाइनेंशियल्स में है वो काउंट करेंगे या पोर्टल पे जो हमने पंच किए हैं अपने रिटर्न्स के द्वारा वो टर्नओवर काउंट करेंगे। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये दी गई है कि जो हमने अपने रिटर्न्स के द्वारा जो हमने टर्नओवर अपने सिस्टम में डाली है, पोर्टल में डाली है, वो 5 करोड़ की टर्नओवर काउंट की जाएगी। hey guys, next अब जानते हैं हाउ टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, दिस QRMPS ऑप्शन। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, जो टैक्स पेयर अपना 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना चाहते हैं, उन लोगों को जीएसटी पोर्टल पे इंडिकेट करना होगा। इंडिकेट करने के लिए हमें समय दिया गया है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर अंटिल 31st डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब करंट क्वार्टर, जिस क्वार्टर के लिए हम ऑप्ट करना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे हमारा क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर, मतलब फोर्थ क्वार्टर जिसको हम कहते हैं। अगर हमको फोर्थ क्वार्टर के लिए QRMPS स्कीम ऑप्ट करनी है तो इसमें सब समय हमारा जो दिया गया है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब 1 नवंबर, पिछला क्वार्टर हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का था, तो 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2021 तक हम इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर हैं जो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ कौन से टैक्स पेयर हैं। जैसे ऐसे टैक्स पेयर जिनका पिछले फाइनेंशियल में तो 5 करोड़ से कम का टर्नओवर था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम, ये हमारी विषय ऑप्शनल स्कीम है, अगर हम लोग मंथली अपना 3B फाइल करना चाहते हैं क्वार्टरली के बजाय, तो हम इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमको दिया गया है नेक्स्ट क्वार्टर में। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर हम जिस मंथ में इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं उससे प्रीवियस मंथ तक की हमारी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, तो ही हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, तो ही हम इस एक्सरसाइज को ऑप्ट कर पाएंगे। गाइस, एक सवाल सभी लोगों के मन में आता है, यदि हम कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं इस स्कीम के अंदर 31 जनवरी तक, तो कोई डीमिंग फिक्शन है क्या? इसमें माइग्रेशन ऑटोमेटिकली होता है क्या? तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। यदि किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़, तो और वो अपना GSTR R1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करता है, तो ऐसे एसएससी का 3B के लिए डीम्ड ऑप्शन भी क्वार्टरली होगा, अगर वो नहीं भी ऑप्ट करता है तो। ठीक है,
या अगर मैं बात करूं ऐसे एसएससी की जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक तो है, लेकिन वो अपना R1 मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं, तो ऐसे एसएससीज का जीएसटी 3B ऑप्शन डीम्ड ऑप्शन जो होगा वो मंथली बेसिस पे ही होगा, बट उनके पास ऑप्शन है कि वो उसे क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकें 31 जनवरी तक। ठीक है, या और एक एसएससी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक से ज्यादा है लेकिन उनका 5 करोड़ से कम है, ऐसे एसएससी का भी डीम्ड ऑप्शन जीएसटी 3B के लिए क्वार्टरली ही रहेगा। गाइस, हमने डिस्कस किया रिटर्न्स क्यूआरएमपीएस स्कीम के अंदर। लेट्स डिस्कस दी कंप्लायंस पोर्शन। कंप्लायंस किस तरीके से रहेंगे? कंप्लायंस में एक नई फैसिलिटी लॉन्च की गई है आईएफएफ के नाम से, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिस फैसिलिटी की मदद से ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और उन्होंने क्यूआरएमपीएस ऑप्ट भी किया हुआ है, ऐसे टैक्स पेयर अपने B2B इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट भी अपलोड कर सकेंगे इस फैसिलिटी की मदद से, और रियल टाइम बेसिस पे ये जो इनवॉइस अपलोड करेंगे तुरंत ही जीएसटी 2A और 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्कीम। गाइस, लेट्स डिस्कस सम फीचर्स ऑफ आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन आईएफएफ फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पहले 2 मंथ के क्वार्टर जो होंगे उसमें ही यूज कर पाएंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर होता है, तो जनवरी और फरवरी के मंथ के लिए ही आप आईएफएफ यूज कर पाएंगे, और थर्ड मंथ के लिए आपको अपना R1 फाइल करना होगा। एक सवाल इसमें ये आता है कि जो हम इनवॉइसेस आईएफएफ में डाल चुके हैं, क्या वो हमको R1 में भी डालना होगा? इसके लिए क्लैरिफिकेशन ये आई है कि नहीं जी, आपके जो इनवॉइसेस 2 मंथ में जा चुके हैं आईएफएफ फैसिलिटी की मदद से, वो आपको R1 में नहीं डालने होंगे। हमको कौन कौन से इनवॉइसेस डालने होंगे आईएफएफ के अंदर? आईएफएफ के अंदर हमको B2B, इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों डालने होंगे, और क्रेडिट डेबिट नोट दोनों डालने होंगे। एक जरूरी बात ये कि आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर पहले 2 मंथ में जो हम इनवॉइस अपलोड करेंगे उसके लिए लिमिट को रेस्ट्रिक्ट करा गया है। 50 लाख तक के ही इनवॉइस आईएफएफ के अंदर हम लोग इनवॉइस अपलोड कर पाएंगे, उससे ज्यादा के इनवॉइस हम लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे। और एक जरूरी सवाल जो कि काफी सारे लोगों के मन में आता है कि आईएफएफ स्कीम सिर्फ और सिर्फ अगर 1.5 करोड़ वालों के लिए है, तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का है वो अपने इनवॉइस कैसे अपलोड करेंगे? ऐसे एसएससीज के लिए, ऐसे टैक्स पेयर के लिए ये सुविधा रखी गई है कि वो अपना क्वार्टरली 3B को फाइल कर पाएंगे, लेकिन उनको अपना R1 मंथली बेसिस पे ही फाइल करना होगा। आईएफएफ फैसिलिटी 1 जनवरी 2021 से लॉन्च कर दी गई है। गाइस, वी डिस्कस्ड क्वार्टरली रिटर्न्स अंडर क्यूआरएमपीएस स्कीम। लेट्स डिस्कस मंथली पेमेंट स्कीम। हमने क्वार्टरली रिटर्न तो डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं कि मंथली पेमेंट कैसे करनी है। तो मंथली पेमेंट के लिए हमको 2 मेथड दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड मंथली हमको कुछ, जैसे हम लोग इनकम टैक्स एडवांस टैक्स पे करते हैं, हमको परसेंटेज दी गई है, वैसे ही हमको फिक्स्ड मेथड के अंदर हमको कुछ फिक्स्ड परसेंटेज दी गई है कि हमको मंथली बेसिस पे ये फिक्स्ड परसेंटेज हमको पे करना है। जैसे मैं बताता हूँ, एक तो इसकी ड्यू डेट ये रहेगी कि जो हमारा मंथ है, मंथ खत्म होते ही हमको अगले मंथ की 25 तारीख तक हमको PMT6 जीएसटी PMT6 की मदद से टैक्स पे करना है। और जो हमने नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में जो हमने टैक्स पे किया था उसका 35% पहले महीने में, 35% दूसरे महीने में हमको टैक्स पे करना है। और लास्ट मंथ जो होगा हमारे क्वार्टर का, उसमें हमारी जो फाइनल असेसमेंट होगी हमको वो करनी होगी। जो भी हमारा टैक्स अगर हम पे करना होगा तो हम पे करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर बनता होगा तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो फिक्स सम मेथड के अंदर हमको ये पेमेंट्स हमको इस तरीके से करनी होंगी। लेट्स डिस्कस सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है इनकम टैक्स में, वैसे ही हम अपना खुद से टैक्स असेस करेंगे, और जो भी हमारा टैक्स बनेगा वो हम लोग 25 तारीख तक हम उसको पे करेंगे PMT6 की मदद से। गाइस, एक जरूरी सवाल ये कि क्या हमको ITC अवेलेबल होगा फिक्स्ड मेथड के अंदर? इसका जवाब है नहीं। फिक्स मेथड के अंदर हमको फिक्स परसेंटेजेस जो हमारी है वो ही हमको पे करनी होगी, 35% हमको वो पे करनी होगी। ITC अवेलेबल नहीं होगा फिक्स मेथड के अंदर। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर जो ITC हमारा 2B के अंदर अवेलेबल है वो हम अवेल कर सकते हैं, वो ITC हमें अवेलेबल होगा। गाइस, डिस्कस करते हैं ड्यू डेट्स क्या रहेंगी क्यूआरएमपीएस स्कीम के अंदर। जैसे नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल रिजीम में जो ड्यू डेट्स है 22 और 24 तारीख है। 22 जो डेट है ग्रुप A स्टेट्स के लिए है और 24 ग्रुप B स्टेट्स के लिए ड्यू डेट है। वैसे ही क्यूआरएमपीएस के अंदर क्वार्टर खत्म होते ही नेक्स्ट मंथ की
22 तारीख तक जीएसटी 3B फाइल करनी होगी ग्रुप ए स्टेट वालों को, और 24 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी होगी ग्रुप बी स्टेट वालों को। अगर हम इन डेट से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमको कोई ड्यू डेट में हमको कोई भी लेट फी नहीं पे करनी होगी। लेकिन अगर हम इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी में अभी 25 रुपीज की लेट फीस है दोनों एक्ट के अंदर, सेम लेट फीस इसी में भी रहेगी क्यूआरएमपीएस में, और हमको वो पे करनी होगी टिल द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। गाइस एक जरूरी सवाल, अगर हम लोग अपना टैक्स पे टाइमली नहीं करते हैं, जैसे 25 तारीख लास्ट डेट है, हम 25 तारीख तक टैक्स पे नहीं करते, तो क्या कोई इंटरेस्ट भी लगेगा? यस, इसका जवाब हाँ है। अगर आप टैक्स अपना टाइमली पे नहीं करेंगे तो आपको 18% इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करना होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट क्यूआरएमपीएस स्कीम। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।